गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने पिछले लॉकडाउन में ही चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे हिंदी मीडियम से साइंस की पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो मैंने 9th क्लास के बहुत सारे वीडियोस डाले हैं और अभी हो रहा है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 13। ठीक है, हम बीमार क्यों होते हैं, ये चैप्टर है। और अभी पेज नंबर 209, पेज नंबर 209 मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो इसके पहले वीडियोस में मैंने डाला था कि सूक्ष्म जीव कितने तरीकों से बढ़ते हैं। जैसे आसानी से आपको वायु द्वारा फैल जाते हैं और आसानी से वह जल के द्वारा फैल जाते हैं, है ना। तो सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए जब वायु द्वारा फैलने वाले जगह में क्या करेंगे, हम सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए खुले स्थानों में रहें और भीड़ बड़े स्थानों में न जाए। और जल से होने वाले, जल से फैलने वाले बीमारियां, सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हम साफ जल पिए। हम ये ध्यान दें कि वह पानी साफ होना चाहिए और पानी में स्थित सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उपाय कर सकते हैं, है ना। हमको पानी को स्वच्छ रखना चाहिए। रोग वाहक सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हमें साफ पर्यावरण में रहना चाहिए, है ना। चारों तरफ गंदगी रहेगा, चारों तरफ गड्ढा में पानी जमा रहेगा, तो क्या होगा, मच्छर और मक्खियां उत्पन्न लेंगी, ढेर सारे मच्छर के लार्वा उत्पन्न हो जाएंगे और उससे ढेर सारी बीमारियां उत्पन्न होंगी, है ना। तो हमको उसके लिए क्या करना होगा, पर्यावरण को साफ रखना होगा। साफ पर्यावरण में हम लोग को रहना चाहिए। ऐसे वातावरण में मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे और संक्रामक रोगों से बचने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। और स्वच्छ रहेंगे, बीमारियां नहीं होंगी, है ना। तो पर्यावरण से संबंधित विषयों के अतिरिक्त संक्रामक रोगों से बचने के और भी अन्य सामान्य नियम हैं। नियम की बात करने से पहले प्रश्न पूछते कि जिसकी ओर अभी तक ध्यान नहीं गया है। प्राय हम प्रतिदिन संक्रमण से गुजरते हैं, प्रतिदिन संक्रमण से गुजरते हैं। कोई भी क्लास में कोई भी विद्यार्थी को खांसी या सर्दी रहता है तो ऐसा संभव है कि उसके आसपास के बैठे सारे विद्यार्थी भी संक्रमित हो जाए। क्या होना चाहिए ना, एक व्यक्ति को यदि सर्दी है तो सारे बच्चों को सर्दी हो जाए, ऐसा संभव है कि उसके आसपास के विद्यार्थी भी संक्रमित हो जाए। लेकिन ऐसा होता है नहीं। हम सभी वास्तव में रोग से पीड़ित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है? एक बच्चा को यदि सर्दी है, खांसी है, तो क्या होना चाहिए, अगल बगल के सारे बच्चों को भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सारे बच्चे ठीक रहते हैं, कुछ ही दो चार को सर्दियां और खांसी होती है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में स्थित प्रतिरक्षा तंत्र, हमारे शरीर में स्थित प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनी सिस्टम, जो रोगाणुओं से लड़ता रहता है, बाहर से आए हुए रोगाणुओं से लड़ता रहता है। हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती है जो रोगाणुओं को मार देती है ना। शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती है जो रोगाणुओं को मार देती है। हमारे शरीर में जैसे ही कोई संक्रामक रोगाणु आता है, ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। यदि ये उन्हें मार देती है तो हमें रोग नहीं होता है। यदि ये मार देती है तो हमें ये रोग नहीं होता है और नहीं होगा, और प्रतिरक्षी कोशिकाएं संक्रमण को फैलने से पहले ही समाप्त कर देती है। हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारे शरीर में जो इम्यूनी सिस्टम है, वह क्या है,
वह रोगाणु से लड़ता है, जन्म से लड़ता है। और हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती है जो रोगाणुओं को मार देती है। और हमारे शरीर में जैसे ही कोई इन्फेक्शन करने वाला इन्फेक्टेड रोगाणु प्रवेश करता है तो ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है, और यदि ये उन्हें मार देती है तो हमें रोग नहीं होता है। उस रोगाणुओं को मार देती है कोशिकाएं सक्रिय होकर, तो हमें रोग नहीं होता है। और या तो प्रतिरक्षी कोशिकाएं संक्रमण को फैलने नहीं देती। जो हमारा इम्यून सिस्टम है हमारे शरीर का, सबके शरीर का अलग अलग इम्यून सिस्टम होता है ना। सबके शरीर का अलग अलग इम्यून सिस्टम होता है, किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का बिल्कुल नहीं है। तो प्रतिरक्षी तंत्र जो है, प्रतिरक्षी कोशिकाएं संक्रमण को फैलने से पहले ही समाप्त कर देती है। जैसा कि हमने पहले देखा है कि यदि रोगाणुओं की संख्या नियंत्रित की जाती है तो रोग भी नियंत्रित हो जाएगा, है ना। यदि रोगाणुओं की संख्या नियंत्रित हो जाती है तो रोग की अभिव्यक्ति भी बहुत कम हो जाएगी। अर्थात संक्रामक रोगाणुओं से संक्रमित होने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई विशेष बीमारी होगी। संक्रामक रोगाणुओं से संक्रमित होने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई विशेष बीमारी होगी। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को इंगित करता है। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि गंभीर संक्रमण हमारे इम्यून सिस्टम की असफलता को इंगित करता है कि इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में स्थित अन्य तंत्रों की तरह सफल नहीं होगा यदि हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन तथा पोषण की प्राप्ति न हो। इस बात को समझे, हमारे इम्यून सिस्टम को तंदुरुस्त रखने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को सफल बनाने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? पर्याप्त मात्रा में भोजन लेना होगा, अच्छा पोषण लेना होगा। इससे क्या हो गया? हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में मजबूत बनेगी और हमें कई रोगाणुओं से लड़ने की और उसको बाहर हटाने की, उसको खत्म करने की ताकत देगी, वो रोग से बचाव करेगी, है ना। तो सबके व्यक्ति की इम्यून सिस्टम जो होती है सबकी अलग अलग होती है, सबका एक ही तरह का नहीं रहता है, किसी को कम रहता है, किसी का ज्यादा रहता है। तो ये इम्यून तंत्र सबका सिस्टम अलग, सबका अलग अलग होता है। तो हमें अच्छा के लिए क्या करना होगा? स्वच्छ भोजन का पोषण प्राप्त करना होगा पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में। इसलिए संक्रामक रोगों से बचने के लिए दूसरी मूल आवश्यकता है कि उचित मात्रा के सबके लिए भोजन की उपलब्धता है ना। उचित मात्रा में सबके लिए भोजन की उपलब्धता, यानी कि किसी को भोजन ज्यादा चाहिए, किसी को भोजन कम चाहिए, वैसा नहीं। सबके लिए उचित मात्रा में और अच्छी भोजन की उपलब्धता। तो ऐसा रहने से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जो रहेगा वह डेवलप करेगा और हमें कई रोगाणुओं से बचाएगा, रोगाणुओं से लड़ता रहेगा। ये संक्रमण से बचने की सामान्य विधियां है। विशिष्ट विधियां क्या है? ये प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट गुणों से संबंधित है जो प्रायः रोगाणुओं से लड़ते रहते हैं। कौन लड़ते रहता है? हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम है उनके विशिष्ट गुणों से संबंधित है और ये रोगाणुओं से लड़ते रहते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। हमारे जो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र है उनका भी एक विशिष्ट गुण होता है जो कि हमारे शरीर के रोगाणुओं से लड़ते रहते हैं और हमें बाहरी जर्म से, रोगाणुओं से बचाते रहते हैं, है ना। इसलिए हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी तगड़ा होना चाहिए ताकि बहुत सारे रोग को झेल सके। तो इसका एक एग्जाम्पल से आप समझे कि सारे विश्व में जैसे चेचक अभी नहीं है, अब तो बहुत कंट्रोल हो गया है, लेकिन 100 साल पहले बहुत
भयंकर चेचक महामारी के रूप में था। बहुत ज्यादा होता था चेचक। ऐसी स्थिति में लोग रोगी के पास आने से डरते थे। उन्हें लगता था कि रोगी के पास हम आएंगे, उनको टच करेंगे या उनके पास बैठेंगे भी तो हमको भी चेचक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लोग डरते थे कि कहीं हमको भी न चेचक हो जाए। लेकिन ऐसा बात नहीं था। यह एक ऐसा वर्ग था जो कि चेचक से नहीं डरता था। यह वर्ग चेचक के रोगी की सेवा भी करता था, और यह वर्ग था कि जिन्हें बहुत भयानक चेचक हुआ था लेकिन फिर भी वे जीवित रहे। यह वह वर्ग था जिनमें बहुत भयानक चेचक होने के बावजूद भी वे लोग जिंदा रहे, लेकिन उनके शरीर पर एक चेचक के बहुत से दाग थे। यानी कि उनको चेचक एक बार हो चुका था, ठीक है। उनके शरीर पर चेचक के बहुत दाग थे। अर्थात यदि आपको एक बार चेचक हो जाए तो आपको चेचक रोग पुनः होने की संभावना नहीं होती है, कम है। तो चेचक जिस व्यक्ति को हो चुका है उसके शरीर में बहुत गहरे दाग थे। अर्थात यदि आपको एक बार चेचक हो जाए तो आपको चेचक पुनः होने की संभावना नहीं है। एक बार रोग होने पर उसी रोग से बचने की यह एक विधि है कि यदि एक बार हो चुका है तो उसी रोग से हम दोबारा बचते हैं। यह भी एक विधि है। क्या विधि है कि एक बार हमको हो चुका है तो फिर दोबारा हमको चेचक नहीं होगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र में पहली बार आक्रमण करता है, समझे, जब कोई रोगाणु, जब कोई जर्म्स हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र पर यानी कि इम्यून सिस्टम पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है? रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है कि इस प्रकार जब वह रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु उसके संपर्क में आता है तो उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ये किसका काम है? हमारे इम्यून सिस्टम का काम है कि रोगाणुओं के प्रतिक्रिया करता है और उस रोगाणु से मिलता जुलता कोई दूसरा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उसे संपर्क में आता है तो उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है, पूरी शक्ति से उसे खत्म कर देता है। और इससे क्या होता है कि पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। इतना तेजी से रोगाणु को नष्ट कर देता है उस शक्ति से कि पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। हाँ, दूसरा संक्रमण शीघ्र समाप्त हो जाता है और यह प्रतिरक्षाकरण के नियम का आधार है। प्रतिरक्षाकरण के नियम का आधार है, इम्यूनाइजेशन के नियम का आधार है। इसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन। अब हम कह सकते हैं कि टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बना सकते हैं। वह उन रोगाणुओं की नकल करता है जो टीके के द्वारा शरीर में पहुंचते हैं और ये वास्तव में रोग नहीं करते हैं, लेकिन रोग करने वाले रोगाणुओं को रोग करने से रोकता है। कौन? टीकाकरण का सामान्य नियम यह है। टीकाकरण जो होता है, वैक्सीनेशन जो होता है हमारे शरीर में, तो उसका क्या कार्य है? टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि हमारे शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाता है और वह उन रोगाणुओं की नकल करता है जो टीके के द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। टीका के द्वारा जो हमारे शरीर में पहुंचता है वास्तव में रोग नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में रोग करने वाले रोगाणुओं को उसके बाद रोग करने से रोकते हैं।
मतलब उसको बीमारी होने से बचाते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन का काम है कि रोग जो रोगाणुओं जिससे कि रोग पैदा होगा, है ना, तो उस रोग को पैदा होने से रोकते हैं। यही है टीकाकरण का मेन कार्य। प्रतिरक्षा परंपरा के अनुसार भारतीय तथा चीनी चिकित्सीय तंत्र में कभी कभी जानबूझकर स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्ति की त्वचा को आपस में रगड़ते थे, है ना, ताकि ऐसा होता है कि चेचक के मंद रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता, प्रवेश करके और रोग के प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर दे, ऐसा उनका मानना था। तो 200 वर्ष पूर्व एक इंग्लिश चिकित्सक जिनका नाम था एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, ये पहला टीका बनाने वाले हैं। डॉक्टर जेनर ने पता लगाया कि ग्वाले जिन्हें गौ चेचक हुई है, काउ पॉक्स जिनको हुआ है, उन्हें महामारी के समय भी सबको हुआ, लेकिन ग्वाला को चेचक नहीं हुआ। जब चेचक महामारी हुआ तो देखा कि सबको चेचक हुई, लेकिन उस ग्वाले को चेचक नहीं हुई। तो गौ चेचक बंद रोग है। जेनर ने जानबूझकर लोगों को गौ चेचक दिया, जानबूझकर गौ चेचक दिया। ऐसे इसलिए उन्होंने पाया कि अब वे लोग चेचक के प्रतिरोधी है। इसका कारण यह है कि चेचक का बैक्टीरिया गौ चेचक के बैक्टीरिया से संबंधित है ना, चेचक का बैक्टीरिया गौ चेचक के वायरस का निकट संबंधी है। हम लोग को चेचक पॉक्स कैसे होता है? वायरस के द्वारा, है ना। तो चेचक का जो बैक्टीरिया है वो काउ पॉक्स के वायरस का निकट संबंधी है, वायरस का यानी कि विषाणु का। तो लैटिन भाषा में काउ को, गाय को बोला था वक्का, VACCA, है ना, इसको बोला जाता है वक्का। और काउ पॉक्स को बोला जाता है गौ चेचक। तो इसका नाम क्या पड़ गया? वैक्सीनिया, है ना, इसका नाम पड़ गया वैक्सीनिया, वक्का से वैक्सीनिया। और अब वैक्सीनिया की उस आधार पर हम लोग टीका शब्द आया और उसका नाम आजकल हम उपयोग करते हैं क्या? वैक्सीन, है ना। और इसका उपयोग करते हैं, वैक्सीन बोलते हैं कि क्या आपने वैक्सीन लिया, क्या इसका वैक्सीनेशन हुआ। हम लोग पूछते हैं ना कि वैक्सीन हुआ या वैक्सीनेशन हुआ, क्या इन्होंने टीका लिया। तो ऐसे बहुत से टीके आजकल उपलब्ध हैं जो संक्रामक रोगों को निवारण करते हैं और रोग निवारण का विशिष्ट साधन प्रदान करते हैं। टेटनस, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी को बोलते हैं हम लोग हुपिंग कफ। टेटनस उसको कहते हैं धनुष टंकार। और डिप्थीरिया चेचक यानी कि पॉक्स, पोलियो आदि के टीके उपलब्ध हैं। इसी टीका को हम लोग वैक्सीन कहते हैं। यह बच्चों की संक्रामक रोगों से रक्षा करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम है ना। बच्चा जब छोटा रहता है तो सरकार के द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में यानी कि सरकारी अस्पताल में ये बच्चों को दिया जाता है। तो ऐसे कार्यक्रम तभी सफल होते हैं जबकि ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं सभी बच्चों को प्राप्त हो, है ना। तब सफल होगा जब सारे बच्चों को ये सुविधाएं होगी, सभी बच्चों को ये टीका पड़ेगा, तब होगा सफल। तो इसका कारण सोचते ऐसा क्यों होना चाहिए? सारे बच्चों को टीका पड़ता है तो धीरे 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 रोग का खत्म होता जाता है। जैसे आप देखिए कि आजकल महामारी में चेचक बहुत अब कभी सुनने को नहीं मिलता है। हैजा कॉलरा बहुत कंट्रोल हो गया है और वुपिंग कफ से भी बहुत कंट्रोल हो गया है। पोलियो अभी हाल फिलहाल तक पोलियो ड्रॉप चला रहा है और पोलियो ड्रॉप से
पोलियो की बीमारी में बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है ना। तो ये सब कार्यक्रम चलाया जाता है। हेपेटाइटिस के कुछ वायरस जो है, जिनसे पीलिया होता है, जॉन्डिस की बीमारी हो जाती है हेपेटाइटिस के कुछ वायरस से, जिससे कि पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, वह पानी के द्वारा फैलता है ना। हेपेटाइटिस की बीमारी, ये पीलिया जो है वह पानी द्वारा फैलता है। और हेपेटाइटिस ए के लिए टीका उपलब्ध है। हेपेटाइटिस ए के टीका उपलब्ध है, लेकिन देश के अधिकांश भागों में जब बच्चे की आयु 5 वर्ष हो जाती है, तब वह हेपेटाइटिस ए के प्रति प्रतिरक्षी हो चुका होता है। इसका कारण यह है कि जब वह पानी के द्वारा वायरस के प्रभाव में आ चुका हो, तो इन परिस्थितियों में क्या आप टीका लगवाएंगे? जब तक वह हेपेटाइटिस ए के प्रति प्रतिरक्षी हो चुका होता है ना। तो इसका कारण यह है कि वह पानी के द्वारा वायरस के प्रभाव में आ चुका है। तो क्या इन परिस्थितियों में क्या आप टीका लगवाएंगे? नहीं। 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दिया जाता है ना। कोई भी संक्रमित कुत्ता या अन्य जंतु के काटने से कौन सी बीमारियां होती है? रेबीज। रेबीज वायरस फैलता है। जंतु के काटने से रेबीज वायरस फैलता है। मनुष्य तथा जंतु दोनों के लिए प्रति रेबीज टीके उपलब्ध है। प्रति रेबीज टीके उपलब्ध है। पास पड़ोस में स्थानीय प्रशासन रेबीज को फैलने से रोकने के लिए क्या कर रहा है? क्या ये उपाय पर्याप्त है? यदि नहीं, तो आप इसके सुधार के लिए क्या सुझाव देंगे? अब क्वेश्चन है कि जब आप बीमार होते हैं तो आपको सुपाच्य तथा पोषण युक्त भोजन करने में परामर्श क्यों दिया जाता है? ये 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। नेक्स्ट डे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। और ये 5 क्वेश्चन के बाद और भी सारे क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। हाँ, कमेंट कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकन पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगी और इस इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगी। ये 5 क्वेश्चन ये और अभ्यास वाले जो है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, उसको मैं करवाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।